हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे अदानी ग्रुप की, क्योंकि इन्होंने पिछले 2 दिनों में 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन गंवा दिया है। और उसके पीछे की वजह है एक 106 पन्नों वाली 32,000 वर्ड की रिपोर्ट, जिसने कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है उसको हिला करके रख दिया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इसकी वजह से जो इंडियन बैंक्स के शेयर्स गिर रहे हैं, तो क्या बैंकों को भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप इस न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप वेंसडे वाला मेरा जो ये वीडियो है उसको अगर आप पहले देखेंगे तो आप इसका बेसिक समझ पाएंगे। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि भाई ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ है और ऐसी क्या रिपोर्ट आ गई है जिससे कि अदानी ग्रुप बुरी तरह से हिल गया है। तो इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी आपको दे दूं ताकि आप यहाँ से इसको देख पाएं। तो अगर हम वेंसडे की कहानी को आगे बढ़ाते हुए लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो हिंडनबर्ग रिसर्च की जब रिपोर्ट आई थी वेंसडे को, तो अदानी ग्रुप के शेयर्स लगभग 8% के आसपास गिरे थे। लेकिन आज फिर से इनकी जो 9 की 9 कंपनीज है उसमें भारी गिरावट देखी गई और आज एक ही दिन में इन्होंने लगभग 3,40,000 करोड़ रुपए का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लूज कर दिया है। तो अगर हम वेंसडे और आज का जो इनका लॉस हुआ है उसको देखें तो इनको 18.5% का ऑलमोस्ट इनके एग्रीगेट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि जो टोटल अदानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें गिरावट आई है। और इन्होंने 2 दिन में 4,20,000 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 50 बिलियन डॉलर होते हैं, उतना पैसा लूज कर दिया है। ऐसा इतना तो कई बड़ी बड़ी कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होता। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इन्होंने जब वेंसडे को ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद इन्होंने ये बोला था कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर एक केस करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट के पीछे की जो मंशा है वो गलत लगती है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है वो इनके एफपीओ के टाइम पे आई है। तो किसी ना किसी तरह से ये इनके शेयर्स को गिराना चाहते थे, इसलिए रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इसके पीछे कोई खास रिसर्च नहीं की गई है। लेकिन उसके बाद भी जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया है और आज भी इसमें भारी गिरावट देखी गई। 3 शेयर अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल, ये लोअर सर्किट जो 20% का है उसको टच किया, यानी कि अगर इसमें सर्किट ना होता तो ये और गिरते। अदानी विल्मर और अदानी पावर लकीली 5% का इसमें सर्किट था तो ये 5% गिर करके बंद हो गए। लेकिन हो सकता है मंडे में इसमें फर्दर गिरावट देखी जाए। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज, जिसका कि एफपीओ आया हुआ है, जो कि एक डिस्काउंट पे है, लेकिन अब ये शेयर उससे भी नीचे जा चुका है, इसमें 18.5% की गिरावट। अदानी पोर्ट्स में 16% से ज्यादा की गिरावट। इसके अलावा इनकी जो रिसेंटली एक्वायर्ड कंपनी है एसीसी और अंबुजा सीमेंट, उसमें भी 13 से 17% की गिरावट देखी गई है। तो अदानी ग्रुप तो पूरी तरह से लालम लाल हो गया है। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने की, तो उसके जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने खुले में जो अदानी ग्रुप की लीगल थ्रेट है उसको चैलेंज किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, ये आप उनके ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई अदानी ग्रुप से जो इन्होंने 88 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे थे उसका किसी का उन्होंने जवाब नहीं दिया है, बल्कि उनको धमकाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से तो अगर ये लीगल केस करते हैं तो ये कंप्लीटली मेरिटलेस होगा, यानी कि इसको इससे अदानी ग्रुप को कोई फायदा नहीं होने वाला। रादर जो हिंडनबर्ग रिसर्च टीम है उनको इसका फायदा होगा, क्योंकि केस करने के बाद ये वो डॉक्यूमेंट अदानी ग्रुप से मांग पाएंगे जिसका कि इनको अभी एक्सेस नहीं है। तो इन्होंने तो खुल के बोला है कि भाई हमारी ये 2 साल से ज्यादा की रिसर्च है और अदानी ग्रुप की जो वैल्यू है वो 15% भी नहीं है जिस वैल्यू पे ये ट्यूसडे को ऑपरेट कर रहे थे। तो इन्होंने काफी सारे आरोप लगाए हैं कि भाई इन्होंने ऑपरेटर के साथ मिलकर के अपने जो शेयर प्राइस है उसको बढ़ाया है, डेट लेवल बहुत ज्यादा है कंपनी में, फिक्टिशियस कंपनी बना करके ये अपने रेवेन्यू नंबर्स वगैरह को गलत दिखाते हैं। तो ये देखना होगा कि अगर इस रिपोर्ट में कुछ भी सच्चाई निकलती है तो अदानी ग्रुप के शेयर में और भी भारी गिरावट देखी जा सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई 106 पन्नों वाली 32,000 वर्ड की रिपोर्ट ने जो इनका अदानी एंटरप्राइज का जो एफपीओ है, जो भारत का सबसे बड़ा एफपीओ है, जिसके द्वारा ये
20,000 करोड़ रुपए रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या हाल है? इसके अलावा जो गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, इनकी वेल्थ पे क्या फर्क पड़ा है? तो सबसे पहले अगर इनके एफपीओ जो अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ है उसके बारे में बात की जाए, तो वेंसडे को जो एंकर जो सब्सक्राइबर थे, एंकर इन्वेस्टर थे, उन्होंने तो इसको ओवर सब्सक्राइब कर लिया था क्योंकि तब तक ये न्यूज पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुई थी। लेकिन रिटेल सेगमेंट में जब ये आज ओपन हुआ है तो सिर्फ 2% रिटेल लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, 4% एम्प्लॉइज ने। तो टोटल अभी तक ये 1% सब्सक्राइब हुआ है रिटेल सेक्शन का, या जो नॉन एंकर सब्सक्राइबर्स के लिए है। और उसकी वजह साफ साफ है कि इसका जो अपर बैंड है वो 3276 रुपए है, उसमें 64 रुपए का अगर रिटेल वाला डिस्काउंट भी हटा दें तो 3212 रुपए में ये रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा। लेकिन ये मार्केट में आज जो इसका डे लो था वो 2721 रुपए था। तो जो चीज 2721 रुपए में आज मिल रही है उसके लिए कोई 3212 रुपए क्यों पे करेगा? तो मुझे ये हैरानी है कि ये इवन 2% जो रिटेल सब्सक्राइबर कौन से हैं जो कि अभी भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर गौतम अदानी जी की पर्सनल वेल्थ के बारे में बात की जाए तो ट्यूसडे इवनिंग को जब इन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली होगी तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, और आज की डेट में नंबर 7 पे पहुंच गए हैं। और इसी तरह का अगर ट्रेंड चालू रहा तो बहुत ही जल्दी ये टॉप 10 से भी नीचे जा सकते हैं, क्योंकि 2022 ऐसा साल था जबकि टॉप जितने भी अमीर लोग थे दुनिया के उन सब ने वेल्थ कमाई थी एक्सेप्ट गौतम अदानी। चाहे वो आप इलॉन मस्क ले लें या बिल गेट्स ले लें, सभी की वेल्थ कम हुई थी लेकिन गौतम अदानी की नहीं हुई थी। लेकिन गौतम अदानी का नंबर आया है 2023 में, जबकि पिछले 2 दिनों में इतना पैसा इन्होंने लूज किया है कि अब ये तीसरे से 7वें नंबर पे पहुंच गए हैं। और इस बीच में गौतम अदानी आज पावर मिनिस्टर आरके सिंह से मिले थे। ऐसा बताया जाता है कि गवर्नमेंट के वो काफी क्लोज है, तो लेट्स सी कि वो गवर्नमेंट के साथ क्या अपनी बात करते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि इससे पहले जब भी किसी रिपोर्ट ने उनके बारे में, उनकी कंपनी के बारे में गलत लिखा है तो उन्होंने बहुत ही मजबूती से उसका सामना किया। लेकिन इस बार थोड़ा सा दबाव इनके ऊपर पड़ रहा है क्योंकि वेल्थ में भारी कमी आई है इनकी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि और क्या क्या हो रहा है, यानी कि जो इनके अलावा जो प्लेयर्स हैं वो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, तो एक प्रॉक्सी एडवाइजर फर्म है इन गवर्न के नाम से, वो तो इनके डिफेंस में आई है अदानी ग्रुप के। उनके हिसाब से जो हिंडनबर्ग है एक शॉर्ट सेलर है, यानी कि इन्होंने अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनको शॉर्ट कर रखा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस नेगेटिव रिकॉर्ड्स रिपोर्ट से जो स्टॉक प्राइस है नीचे आए ताकि वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर पाए। तो उनके हिसाब से तो ये एक मार्केट पार्टिसिपेंट है और अपने फायदे के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, तो इनको इग्नोर करना चाहिए। इस बीच में सेबी ने अपनी जो स्क्रूटनी अदानी ग्रुप पे उसको बढ़ा दिया है। ऑलरेडी ये उनकी काफी सारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी अदानी ग्रुप के अगेंस्ट, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च को भी स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे भी देखेंगे कि जो ग्रुप के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनकी जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो उसका क्या चल रहा है, तो ये भी इसके ऊपर फर्दर जांच करेंगे। इस बीच में जो बैंकों के शेयर में आपने भारी गिरावट देखी होगी, तो हो सकता है कि आपका अदानी ग्रुप में इतना एक्सपोजर ना हो, और अगर है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है। लेकिन अगर नहीं है तब भी जो इसका साइड इफेक्ट है वो बैंकों के शेयर्स पे पड़ रहा है, एलआईसी के शेयर पे पड़ रहा है, यानी कि उन सभी कंपनियों में जिनका कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अदानी ग्रुप में इंटरेस्ट है। लेकिन उसके ऊपर सीएलएसए और जेफरीज ने बोला है, थोड़ा सा इन्वेस्टर को काम करने के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो ओवरऑल अदानी ग्रुप के डेट है उसमें सिर्फ 40% जो डेट है उनके ऊपर ही, यानी कि इनका जो मार्च 2022 में लगभग 2 ट्रिलियन रुपीस का 2 लाख करोड़ का डेट था, उसके सिर्फ 40% में ही भारत के बैंकों का एक्सपोजर है। और अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो जो प्राइवेट बैंक है भारत के, उनका सिर्फ जितने भी लोन उन्होंने टोटल दे रखे हैं उसका सिर्फ 0.3% उन्होंने अदानी ग्रुप को दे रखा है। और जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है जिसमें एसबीआई वगैरह आता है जिसमें भारी गिरावट देखी जा रही है, उनमें भी सिर्फ 0.7% के टोटल लोन का इन्होंने अदानी ग्रुप को दे रखा है। तो यानी कि अगर अदानी ग्रुप खुदा ना खास्ता बुरी तरह से डूब भी जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि भारत के बैंक डूब जाएंगे, ऐसा कहना है सीएलएसए का। सिमिलरली जेफरीज ने भी बोला है कि भाई जो कंसोलिडेटेड डेट है अदानी ग्रुप का वो अब सिर्फ 1,60,000 करोड़ रुपए रह गया है। और ये अगर हम 2016 से कंपेयर करें तो 2016 फाइनेंशियल ईयर में इनकी जो डेट टू एबिटा रेशो थी वो 4.3 थी, जो कि अब घट करके 3.2 हो गई है। यानी कि इन्होंने अपने इक्विटी के मुकाबले डेट को लगातार कम किया है। तो उस हिसाब से ये इन दोनों ने थोड़े इन्वेस्टर को शांत करने की कोशिश की है कि भाई आप पैनिक सेलिंग मत कीजिए, हो सकता है कि चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं और उस टाइम पे इनके शेयर दोबारा से भाग सकते हैं।
आई एम श्योर इस टॉपिक पे बहुत सारी चीजें अभी और आएंगी। अगर उसमें कोई मेजर डेवलपमेंट होगी तो मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन अगर अभी के लिए आप इसमें इन्वेस्टर हैं तो मुझे यही बोलना होगा कि आप पैनिक नहीं कीजिए। अपना जो राइट डिसीजन आपको लगता है वो लीजिए, और हो सकता है कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं और अदानी ग्रुप भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे, और उसके बाद अगर चीजें नॉर्मल होती है तो उनके शेयर काफी भाग सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक डैमेज हो चुका है। इस टाइम पे अगर आप पैनिक सेलिंग करते हैं तो नुकसान होगा ही होगा। तो यहां से मुझे लगता है कि नीचे जाने के लिए शायद कम स्कोप हो, ऊपर रिकवरी का एक बार के लिए ज्यादा हो। लेकिन अगर फिर भी चीजें खराब होती रहती हैं तो वीकेंड का आप वेट कीजिए, वीकेंड में कैसे डेवलपमेंट होती है, उसके बाद मे बी बजट के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप इनकी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना चाहते हैं।